हेलो कंपटीटर्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 31 दिसंबर 2025। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या-क्या है हमारे लाइव, तो वो हम लोग आज देखेंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी एकेडमी पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वैप्स एकेडमी 24। तो आज है साल का आखिरी दिन। तो हम लोग अब कल नए साल में नए नए तरीके से थोड़ा पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलते हैं आज का पहला मुद्दा पे द हिंदू में। हम्म, तो पहला मुद्दा हमारा क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टोल्ड टू टेक डाउन ऑफेंस कंटेंट। क्या है कि मतलब जो भी मीडिया सोशल मीडिया पे मतलब आपका ऑनलाइन इंटरमीडिएट को सलाह जारी एडवाइजरी दिया गया है कि जैसे पोर्नोग्राफी हो गया, अभद्र हो गया, अश्लील हो गया, या बच्चों से जुड़े यौन शोषण से जुड़ी जो भी अन्य गैर कानूनी सामग्री को तुरंत हटाने का ये क्या दिया है, एडवाइजरी जारी किया है। किसने जारी किया है? तो आपका मेटी ने जारी किया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा जारी किया, यानी इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया। कब? 29 दिसंबर 2025 को किया है। इसमें कहा गया कि चेतावनी दिया गया है कि यदि प्लेटफॉर्म अपना समयबद्ध तरीके से ऐसा नहीं करता है, मतलब ये सब जो पोर्नोग्राफी हो गया, अभद्र चीजें हो गया, अश्लील आपका जो है बाल यौन शोषण से जुड़ी जो जो भी अन्य गैर कानूनी सामग्री है, उसे कंटेंट को हटाने की मतलब ये क्या किया गया, चेतावनी दिया गया है, और ये एक एडवाइजरी भी है। तो इसी के तहत ये आज का मुद्दा है। तो सरकार ऐसा मतलब सलाह क्यों लाया है, जारी क्यों किया है? क्योंकि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना अश्लील और गैर कानूनी सामग्री के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इससे क्या हो गया कि जनता और हितधारकों को और न्यायालय से इस प्रकार के सामग्री हटाने का मतलब बहुत सारे शिकायत भी दर्ज कराए गए थे कोर्ट में। आपका आपका सोशल मीडिया के मतलब जो भी इस तरीके के कंटेंट जारी करते हैं उनके खिलाफ संसद में भी ऑनलाइन सामग्री के उचित नियंत्रण पर चर्चा हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के कारण ये लाया गया, एडवाइजरी जारी किया गया। तो ये कानूनी आधार कहाँ से प्राप्त करता है, ये एडवाइजरी जो है सलाह कहाँ से? तो सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम है, आईटी एक्ट जो 2000 के तहत क्या है, जो इसका धारा है 79 में कहा गया है कि तहत क्या क्या है कि सुरक्षा सेफ हार्बर तभी प्राप्त होती है जब वो उचित सावधानी बरतते हैं और अवैध सामग्री को हटाते हैं। तो ये हमारा किस में कहा गया है, सेक्शन जो है आईटी एक्ट 2000 का 79 में, ऐसे 79 में ये कहा गया है। अब क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल नंबर जो 2021 का जो है, वो भी इसके लिए है क्या कानूनी आधार प्रदान प्रदान करता है। इसके अनुसार क्या है कि प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी उपयोगकर्ता अश्लील गैर कानूनी सामग्री होस्ट या प्रकाशित या साझा या प्रसारित नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो उसे मतलब समयबद्ध यानी एक विद इन द टाइमलाइन तरीके से हटाया जाएगा। मतलब अगर कोई ऐसा सामग्री आप प्रकाशित कर दिया है या साझा कर दिया, तो उसे हटाने का एक मतलब समयबद्ध जरूरी है। और ये क्या है, आपका आधार प्रदान करता है। ये जो अभी नया चेतावनी जो जारी किया है, उसको ये आधार देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है, क्या कार्रवाई हो सकता है? अगर मान लिया जाए कोई नहीं ऐसा करता है, इसका जो सलाह नहीं मानता है या चेतावनी को नहीं मानता है, नियम को, तो क्या करेगा कि अगर प्लेटफॉर्म निर्देश को पालन नहीं करेगा तो उसका क्या है, लायबिलिटी प्रोटेक्शन खो सकता है। और क्या होगा, उसका लाइसेंस भी आप समाप्त कर देगा। इसके अलावा उन्हें आपराधिक कानूनों के तहत भी कार्रवाई दिया जाएगा, जैसे बीएनएस के तहत दिया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है, जैसे जुर्माना देना होगा 10,000, या तो जेल की सजा होगा, या जुर्माना प्लस जेल दोनों हो सकता है। क्या चीज, अगर आप मतलब नहीं हटाइएगा अपने प्लेटफॉर्म से कोई भी मतलब कंटेंट जो वैसा है जो समाज को समाज के प्रति मतलब घृणा फैला रहा है या समाज के लिए सही नहीं है। तो ओके, अनुपालन जो प्लेटफॉर्म को नियमित अनुपालन ढांचे मतलब कंप्लायंस फ्रेमवर्क की समीक्षा करने को भी कहा गया है। तो ये कार्रवाई हो सकता है।
अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये लाने का उद्देश्य क्या है कि अवैध एवं अश्लील सामग्री पर रोक लगाना, ठीक है? हम लोग जैसे पोर्नोग्राफी हो गया, आपका बाल शोषण सामग्री हो गया, घृणास्पद कंटेंट हो गया, ये सब को क्या है इसको रोकने के लिए लाया गया। दूसरा क्या है कि जैसे सोशल मीडिया को प्लेटफ़ॉर्म को जवाबदेह बनाना, मतलब अकाउंटेबिलिटी इसको क्या है वो आपका बनाने का ये लिए भी मतलब ये नियम लाया गया है। सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म कहकर ज़िम्मेदारी से बचने से रोकने के लिए, मतलब अगर डाल दिया जाता है ना, जैसे यूट्यूब का ही केस आया था, तो उसमें कहा गया था कि ये बाहर से डाला गया, तो मतलब ये आपका सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म है ये, तो कोई भी डाल सकता है, तो ऐसा हम लोग इस ये मुद्दा भी उठा था। और आपका मार्क ज़ुकरबर्ग जो है आपका फ़ेसबुक का, उनका भी कई केस मतलब इस तरीके का आया है। कोई भी उनके ही मतलब फ़ेसबुक पर कोई डालता है, तो वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है। जो कंपनी का मालिक होगा, उनकी ज़िम्मेदारी होगा, वो अपना क्योंकि गाइडलाइंस तो पहले से जारी किया गया है, ऐसा तो कहीं नहीं है कि आप खुले में आप ये डाल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, घृणा पर आप हेट फैला सकते हैं या हेट स्पीच डलवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर थर्ड में हमारा क्या है, तीसरा में क्या है, डिजिटल स्पेस को सुरक्षित करना, इसको भी सुरक्षित विशेषकर महिलाओं और बच्चों और कमज़ोर वर्गों के लिए ये ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ में क्या कहता है कि यूजर की शिकायतों का समयबद्ध निवारण, मतलब अगर कोई उपयोगकर्ता अगर शिकायत करता है तो उसका निवारण भी तो एक टाइम से होना चाहिए ना, इसीलिए ग्रीवेंस रिड्रेसर जो मैकेनिज्म को अनिवार्य बनाना बहुत जरूरी है। ओके, अब क्या है कि इससे क्या है कि अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता होगा और नियंत्रण में भी संतुलन आएगा। देखिए, एक तो होता है कि आपका वाक एवं अभिव्यक्ति का आपका स्वतंत्रता देता है और दूसरा उस पर नियंत्रण भी स्थापित करता है। तो इसको भी बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा मौलिक अधिकार भी है। अब आते हैं इसका महत्व क्या होगा, ठीक है? तो महत्व हम लोग देखते हैं कि महत्व में देखते हैं फर्स्ट में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करेगा ये। पहली बार सोशल मीडिया के लिए स्पष्ट आचार संहिता तय की गई है ये। सेफ हार्बर का जिम्मेदार उपयोग होगा, क्योंकि सेक्शन 79 जो है आपका आईटी एक्ट 2000 का, उसके तहत सुरक्षा तभी मिलेगा जब मतलब इस तरह का कंटेंट मतलब हटाया जाएगा। ओके, जब प्लेटफॉर्म नियम को पालन करेंगे तभी तो ऐसा होगा। महिला एवं बाल सुरक्षा भी होगा, ऑनलाइन उत्पीड़न, रिवेंज जो पॉर्न होता है, आपका बाल शोषण पर जो त्वरित कार्रवाई होगी इससे। अब फेक न्यूज़ के बारे में जो अभी-अभी जो चल रहा है, फेक न्यूज़ हेट स्पीच हो गया, उस पर भी कंट्रोल आएगी। जिससे क्या होता है, सामाजिक सौहार्द और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी समाप्त होंगे। ओके, और फिफ्थ में क्या होगा कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। क्यों? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग चुनाव, समाज, संस्थाओं को प्रभावित कर सकता है, तो इसलिए भी ये आवश्यक है नियम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का हम लोग क्वेश्चन लगाए हैं आपका मुद्दा का। तो क्या कहता है कि इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जो आईटी रूल्स 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, ऐसा नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को मुक्त करना, ऐसा नहीं है। अवैध या अश्लील सामग्री पर नियंत्रण एवं प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी आंसर हो जाएगा। ओके, और ये हमारा मुद्दा आज का समाप्त हुआ। अब सेकंड मुद्दा हमारा क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि एचएएल जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से जो कंपनी है, सिविल मार्केट विथ ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर। ओके, इसका कहना है ना कि ध्रुव एनजी से ये क्या क्या सिविल बाजार में ये मतलब अपना इंटर किए हैं। क्या है ये मुद्दा? ज़रा थोड़ा-सा और इसके बारे में जानते हैं। तो मुद्दा कह रहा है कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की जो प्रमुख एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो क्या की है, ने ध्रुव जो एनजी है, नेक्स्ट जनरेशन वाले हेलीकॉप्टर का उद्घाटन और उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर दी है। जिससे क्या हो गया? यह औपचारिक रूप से सिविल विमान बाजार में प्रवेश कर गया है। यह हेलीकॉप्टर सिविल उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया। कि किसके लिए उपयोग है? तो सिविल उपयोग के लिए है। इसका उद्देश्य भारत के नागरिक हेलीकॉप्टर बाजार को भी मजबूत करना है और विदेशी निर्भरता को कम करना है, यानी आत्मनिर्भर भारत को भी और मेक इन इंडिया को भी ये क्या है आपका प्रोत्साहित करेगा। आगे बढ़ते हैं। ये ध्रुव एनजी है क्या?
तो ये क्या है, ध्रुव एनजी जो है नेक्स्ट जनरेशन, इसका मतलब होता है ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन, एक उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर है, मतलब हल्का है, जिसका वजन लगभग 5.5 टन है, और इसमें जो है ट्विन इंजन। देखिए ट्विन इंजन क्या होता है ना, कि कभी अगर खराब हो गया एक इंजन, तो दूसरा इंजन क्या होगा उसके जगह पर ये काम करेगा, जिससे क्या होगा सेफ्टी को भी इसमें ध्यान लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें सिविल सर्टिफाइड ग्लास और आधुनिक एवियोनिक्स और सुरक्षा प्रणाली शामिल किया गया। इसमें देखिए क्या है, ये जो सिविल सर्टिफाइड ग्लास है ना, ये जैसे पहले क्या था पारंपरिक चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि डिजिटल आपका मीटर रहेगा कि कितना क्या हो रहा है, ये डिजिटली तरीके से दिखाएगा आपका। ओके, आधुनिक तो आप जानते होंगे कि मतलब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहा है, एवियोनिक्स के बारे में बोल रहा है, और सुरक्षा प्रणाली इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका उपयोग जो है विपरीत परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, और इसके कई रोल हैं, जैसे वीआईपी हो गए, वैदिक परिवहन हो गए, आपका चिकित्सा निकासी हो गया, पर्यटन आदि में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका आपका इम्पोर्टेंट इतना क्यों है, महत्व क्यों रख रहा है, तो महत्व इसलिए रख रहा है कि ये मेक इन इंडिया को ना, और आत्मनिर्भर भारत को ये बढ़ावा देगा। ध्रुवा एनजी क्या करेगा का विकास सिविल बाजार की ओर, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को सक्रियता देश की आत्मनिर्भर नीति को भी का एक बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। ऐसा मिशन भारत को वैश्विक विमानों मानकों में प्रतिस्पर्धी बनाएगा, मतलब आप बाहर से भी, विश्व से भी, मतलब विश्व में और देशों से भी आप कंपटीशन कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए कम्पिटिटिव का एक रास्ता भी है। ये पहल भारत की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, जिससे विमानन प्रौद्योगिकी में विदेशी निर्भरता को भी ये क्या करेगा, घटाएगा, और इससे हमारा जो है आपका आर्थिक भी इस तरह से मजबूत होंगे हम। ओके, दूसरा क्या है, आर्थिक और तकनीकी विकास क्या होगा। देखिए सिविल एविएशन बाजार में ना प्रवेश करने से ये मतलब एचएएल को क्या हो गया कि आय का एक नया स्रोत भी खुल गया, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे कि बाहर भी हम लोग इसको बेच सकते हैं ना बाजार में, तो जिससे क्या होगा कि आपका पीएसयू जो है हमारे, उनका क्षमता भी दिखाता है, मतलब कैपेसिटी में भी इंक्रीजिंग करेगा, और तकनीक जो नया टेक्नोलॉजी का भी ये नवाचार को भी ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। भारत के लिए क्या है इसमें कि सिविल हेलीकॉप्टर बाजार में अनुमान है कि आने वाले वर्षों में हजारों मतलब हेलीकॉप्टर की मांग होगी, जिससे बाजार विस्तार होगा और राजस्व में भी वृद्धि का अवसर पैदा होगा। ओके, और इससे और क्या होगा, आपका थर्ड में क्या कहा गया है कि इससे क्या होगा, आपका रोजगार और कौशल विकास भी आएगा। रोजगार तो आएगा ना, जैसे अब यहीं बनाया जाएगा तो इसके लिए तो कामगारों के लिए आपको जरूरी पड़ेगा ना, और आपका स्किल भी सीखेगा लोग, स्किल जानेगा तभी तो इसमें काम करेगा। तो इसके लिए क्या है कि आपका रोजगार भी उत्पन्न करेगा और कौशल भी विकास करेगा, स्किल डेवलपमेंट भी करेगा। क्या है, उन्नत हेलीकॉप्टर के उत्पादन और मेंटेनेंस से कौशल आधारित रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा, तथा रक्षा और नागरिक दोनों क्षेत्रों में विशेषज्ञता का विस्तार भी होगा। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड का ये हो, मतलब ये इसका महत्व है। और क्या है, क्या है, सुरक्षा एवं सेवा क्षेत्र में भी इसका लाभ होगा। कैसे, जैसे देखिए कहीं पे आपदा आ गया, जैसे आप जो केदारनाथ जो त्रासदी आप जानते होंगे, और भी बहुत सारे ऐसे मतलब हुए हैं। जैसे देखिए पहलगांव अटैक के बाद जो वहाँ का लाने के लिए था, कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे उड़ जाते हैं, या कहीं भी स्टैम्पेड भगदड़ हो जाता है, वो क्या करेगा, ये उस समय ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। कैसे, जैसे देखिए बोल रहा है क्या, तोड़ फोड़ जोखिम वाले क्षेत्रों में एयर एम्बुलेंस, आपदा राहत में, पर्यटन जैसे सिविल उपयोगों के लिए भी ये हेलीकॉप्टर जो मददगार साबित होगा, जिससे लोगों के सेवा में भी सुधार आएंगे। ओके, तो ये क्या करेगा, जब आपदा में फंसा होगा तो हल्का भी रहेगा, कहीं भी ये जा सकता है, तो इसके लिए भी ये काम करेगा। अब ये एचएएल के बारे में जानते हैं कि क्या है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड कंपनी है, भारत की क्या है, एक प्रमुख सरकारी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1940 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसका स्वामित्व जो रखता है कौन, भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो होता है, पब्लिक सेक्टर आपका उपक्रम जो रखता है। ओके, संबंधित मंत्रालय कौन है, तो रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। ओके, याद रखिएगा ये।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट मुद्दा पे चलते हैं। तो अगला मुद्दा क्या कह रहा है कि इंडिया इज नो द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी सेंटर। ओके, हाल ही में भारत सरकार क्या कह रहा है कि आर्थिक समझौता, देखिए क्या है ना कि इंडिया अभी जापान को पीछे छोड़कर ये आपका फोर्थ नंबर पर ये आ गया है। ओके, तो फोर्थ नंबर पे अभी फर्स्ट नंबर पर कौन है, अमेरिका ही है, और आपका सेकंड नंबर पर कौन है, आपका चाइना है, और थर्ड नंबर पर जर्मनी है। तो वही ये मुद्दा बना है क्योंकि अभी आया है क्या है, आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है, दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर गया। भारत का जीडीपी अभी कितना है, लगभग 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे वह वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में चौथे स्थान पर आया है। क्या है, सरकार के मुताबिक यदि वर्तमान में आर्थिक रुझान जारी ऐसा रहता है तो भारत 2030 तक, जो जर्मनी थर्ड रैंक पे है, तो वहां पे भारत आ सकता है 2030 तक, और ये हमारा लक्ष्य भी है। 3 देश आज भी हैं भारत से आर्थिक आकार वाले, तो फर्स्ट पे अमेरिका है, ठीक है, देखिए यहाँ फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकंड पे आपका चाइना है, और थर्ड पे आपका जर्मनी है। तो 2030 तक अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे क्या होगा, भारत होगा। ओके, ये आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है। अब क्या है कि भारत के अर्थव्यवस्था के प्रमुख बिंदु क्या-क्या हैं? तो देखिए क्या है, जीडीपी जो ग्रोथ रेट है मजबूत हुआ है। वित्त वर्ष जो है, फाइनेंस वर्ष जो है आपका 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत के जीडीपी ग्रोथ लगभग कितना रहा है? 8.2% रहा है, जो आत्मनिर्भर मांग और निवेश को भी दर्शाता है। तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था 2030 के लक्ष्य है कि 2030 तक व्यापक सुधार और निवेश जीडीपी को लगभग कितना 7.3 ट्रिलियन करना है, जो अभी 4.18 ट्रिलियन है, उसको 7.3 ट्रिलियन करना है पहुंचाने की, मतलब ये हमारा संभावना जताई जा रही है, और ये लक्ष्य भी हम लोग का है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भारत के लिए महत्व क्यों रखता है, जैसे ये फोर्थ नंबर पे आया तो क्या महत्व है इसका? देखिए क्या है कि ये आर्थिक शक्ति का एक प्रतीक माना गया है, ठीक है, क्योंकि आप दिखाइएगा ना, आप पूरे विश्व में ये आर्थिक शक्ति का एक प्रतीक बनेगा कि मतलब क्या है कि आपका रैंक ये दर्शाता है कि यह उपलब्धि भारत की मजबूत और स्थिर आर्थिक वृद्धि को भी दर्शाएगा, वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगा। कोई आदमी यहाँ इन्वेस्ट भी कर सकता है, अभी कभी जरूरत पड़ेगा तो इसको लोन भी दे सकता है। ओके, तो इससे क्या होगा कि ये क्या आर्थिक विश्वसनीयता बढ़ाएगा, मतलब फेथ इसका और भी बढ़ेगा। ओके, दूसरा क्या होगा कि निवेश को आकर्षण, देखिए इन्वेस्ट में भी वृद्धि होगा, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से एफडीआई और वैश्विक निवेश का भरोसा भी बढ़ता है, तो इसीलिए बाहर से मतलब फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आएगा। आपको एफडीआई वगैरह मैं पढ़ा चुका हूँ, क्या होता है कि इसमें 10% से अधिक, मतलब अगर कोई निवेश करता है बाहरी व्यक्ति या कंपनी, तो उसको एफडीआई कहा जाता है। एफपीआई जो कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो क्या करता है कि 10% से कम रहता है उसको, और ये एफडीआई जो होता रहता है जो दीर्घकालिक होता है, और आपका एफपीआई जो होता है आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ओके, भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनता हुआ दिख रहा है। ओके, रोजगार क्या है, रोजगार और विकास में क्या ये को बढ़ावा देगा, आर्थिक विस्तार से क्या होगा, उद्योग आएगा, सेवा आएगा, विनियोजन क्षेत्र में रोजगार का अवसर ये बढ़ाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या होगा। चौथा क्या है कि नीतिगत सुधारों की सफलता भी है, जैसे जीएसटी आ गया, आईबीसी आ गया, मेक इन इंडिया आ गया, डिजिटल इंडिया आ गया, जैसे सुधारों का सकारात्मक परिणाम भी दिखाया जा रहा है। और वैश्विक स्तर पर इसका क्या महत्व है, तो देखिए वैश्विक स्तर पर क्या है कि वैश्विक प्रभाव में भी मतलब वृद्धि हम लोग को करेगा, जैसे G20 में, ब्रिक्स में, डब्ल्यूटीओ में, आईएमएफ जैसे मंचों पर भी हमारा प्रभाव को ये प्रदर्शित करेगा कि हम भी एक प्रभावशाली देश हैं। ओके, ठीक है, ये भारत की अधिक प्रभावशाली होती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी भूमिका बढ़ेगा, जैसे चीन+1 रणनीति में भारत एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, और बनता है, और हमेशा बनेगा भी। ओके, अब इसमें कुछ चुनौतियां हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये आप मतलब अचीव कर ही पाएंगे। इसके लिए क्या है कि देखिए हमारे देश में क्या है कि रोजगार विहीन विकास है, जॉबलेस ग्रोथ मतलब है। कैसे, जीडीपी बढ़ तो रही है लेकिन पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं बन पा रहा है,
देख रहे होंगे कि मतलब आज के डेट में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गया है। विशेषकर युवाओं और शिक्षित वर्ग में बेरोज़गारी ज़्यादा है। आय में भी असमानता है। आर्थिक वृद्धि का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहा है। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ रही है जिससे। ओके। क्या हो रहा है थर्ड में, कम प्रति व्यक्ति आय, जो लो पर कैपिटा इनकम भी है। कुल जीडीपी बड़ा होने के बावजूद भी भारत की पर कैपिटा इनकम जो है अभी भी मध्यम मध्यम निम्न स्तर वाले हैं। ठीक है, मीडियम लो लेवल का है। ठीक है, अब इसमें फोर्थ में क्या है कि कृषि क्षेत्र की कमजोरियां भी है। क्या है कि कम प्रोडक्टिविटी है, आपका छिपी हुई बेरोजगारी कृषि में रहता है, किसानों की आय में अस्थिरता रहता है। ओके। पांच में क्या है, विनिर्माण क्षेत्र का सीमित योगदान है। कैसे, मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान अपेक्षा कम है। देखिए, मैं आपको कुछ 2 दिन पहले ही मैन्युफैक्चरिंग का किस तरह से जो आपका इंडस्ट्रियल जो ये आपका आया था, आया सॉरी, आपका ये आया था होलसेल प्राइस इंडेक्स जो आया था डब्ल्यूपीआई, और उसमें एक आया था, वो आपका मैं करवाया हूँ। ठीक है, आप पीछे जाके देखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग पे भी करवाया था कि किस कारण है घट रहा है, क्योंकि हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है ना, कृषि से सीधे आपका कहाँ भाग गया, आपका सेवा क्षेत्र पर। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग का भी जो है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा गिरा हुआ है, मतलब इसका जो उत्पादन में जो कमी है, तो इस कारण जीडीपी में योगदान अपेक्षा से जितना अपेक्षा किया जा रहा है उससे कम है। चीन जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा भी है। 6 में है कि मानव पूंजी से जुड़ी समस्या भी है। कैसे? क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता में यहाँ कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय असमानता मिल जाता है, स्किल मिसमैच भी है। ओके, तो ये सब क्या है, चुनौतियां हैं जो हमारे दो मतलब जर्मनी को पीछे थर्ड जो इकोनॉमी बनने में ये हमारा चुनौतियां आता है, सामने आती है। तो इसके लिए समाधान क्या होगा, तो ये हम लोग देखते हैं। समाधान ये हमारा है क्या, कि वे फॉरवर्ड क्या है हमारा सोल्यूशन, कि रोजगार केंद्रित विकास होना चाहिए। कैसे? एमएसएमई को बढ़ावा देंगे, श्रम प्रधान उद्योग लगाएंगे, जैसे टेक्सटाइल हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, स्टार्टअप और गिग इकोनॉमी को भी समर्थन देंगे। जो आज एक गिग इकोनॉमी के बारे में भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि किसको क्या कहा जाता है। तो आपके लिए ये मैं लाया हूँ, क्योंकि इन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया है। आज ही 31 दिसंबर से प्रोटेस्ट पे ये जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट हमारा जो मुद्दा है वही है। तो कृपया करके आप लोग बने रहिए। और हमारा चैनल है वैरायटी एग्जाम पैटर्न्स ऑफ पैटर्न्स विथ स्ट्रेटजी, जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आप लोग जरूर हमारे जो एक मतलब मुहिम है कि 1K तक कम से कम पूरा करवाया जाए, तो जिससे क्या होगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा, आपके लिए मुद्दा लाया जाएगा, आपके लिए कोर्स लाए जाएँगे। और हमारा एनसीईआरटी का बैच आप देख ही रहे होंगे कि कितना अच्छा से चल रहा है। अब जाके 9 बजे रात को ये कल मैं प्रीमियर करवाया था, और ऐसे भी मतलब आपके लिए अपलोड करवाता हूँ। बेहतरीन तरीके से कल का जो सेशन है बहुत ही अच्छा है, जो आपको एक जो प्लेट महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में पूरे तरीके से आपको बताया गया। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, और लोगों को कहिए कि जुड़ने के लिए, ताकि क्या होगा कि उन जिन बच्चों के तक नहीं पहुँच पा रहा है, उन बच्चों तक भी पहुँच पाएगा, और वो भी अपना एग्ज़ाम का अच्छे से मतलब तैयारी कर सकते हैं। ओके, चलते हैं। तो कहाँ थे हम लोग? स्टार्टअप और गिग इकोनॉमी को भी समर्थन मिलेगा। दूसरा क्या है कि समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ भी ये आएगा। कैसे करेगा? कि जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, सामाजिक सुरक्षाएं और योजनाएं चलाए जाएंगे, और ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी निवेश किया जाएगा। देखिए क्या है, थर्ड में हमारा क्या कह रहा है, समाधान दे रहा है, कृषि सुधार करना पड़ेगा, जैसे एग्रीटेक लाना पड़ेगा, फसल विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन करवाना, सिंचाई का व्यवस्था, भंडारण और मार्केट लिंक व्यवस्था करवाना पड़ेगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को और भी बेहतरीन करवाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा, जिससे क्या होगा, कृषि मजबूत होगा। विनिर्माण को भी मजबूती करना, जैसे मेक इन इंडिया को और भी सही पीएलआई योजना को और बेहतर ढंग से चलाना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, विनिर्माण क्षेत्र को भी और मजबूती मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मानव पूंजी में भी निवेश करने की
आवश्यकता है, जिससे क्या होगा कि शिक्षा, कौशल प्लस स्वास्थ्य पर खर्चा बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 को प्रभावी क्रियान्वयन की ज़रूरत है, मतलब आप इफ़ेक्टिव तरीके से इसका क्रियान्वयन कीजिए। 6 में क्या है, संस्थागत और शासन में सुधार की आवश्यकता है। जैसे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना पड़ेगा, नियामक स्थिरता लाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार में कमी करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, हमारा ओवरऑल इसका समाधान मिल सकता है। तभी ये हम जो 2030 तक हमारा जो लक्ष्य है कि जर्मनी को पीछे छोड़कर आपको हमारा थर्ड जो है हमारा है कि 7 पॉइंट आपका 3 ट्रिलियन तक पहुँचने, यानी 8 ट्रिलियन तक हम लोग को पहुँचना है, हमारा जीडीपी करवाना है। तो वो अ, पहुँच के लिए हमारे मतलब ये सब पे समाधान पे काम करना पड़ेगा। देखिए, आपके लिए जो क्वेश्चन लाया हूँ, आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है कि भारत के हाल ही में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के संदर्भ में देश के समक्ष विद्यमान प्रमुख आर्थिक चुनौतियों की चर्चा कीजिए। ठीक है? चर्चा करना है चुनौतियों को, साथ ही क्या है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक उपाय सुझाएँ। तो आप ये आसान से 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल वेब्स अकेडमी 24 पे जाके आप इसको सबमिट भी कर सकते हैं, जहाँ आपका क्वेश्चन चेक भी होगा और आपको बताया जाएगा कि और किस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको लिए। तो ये ज़रूर आप जुड़िए वेब्स अकेडमी 24, और हमारा चैनल है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी। आप इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए और लाइक कीजिए, और अपने कमेंट को मेरे जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप प्रतिक्रिया आप ज़रूर साझा कीजिए, और अपनी मांग को भी रखिए कि हाँ, क्या करना है सर आगे, क्या किस तरीके का आपको सब्जेक्ट चाहिए और क्या चाहिए, आप हमारे कंटेंट को और कैसे आपके लिए बेनिफिट किया जाए, तो इसके लिए भी आप अपना सजेशन आप शेयर कर सकते हैं। ओके? ऐसा नहीं है कि आपका सजेशन नहीं माना जाएगा, तो आप ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कीजिएगा, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी कुछ करूँ। तो प्लीज़ एक 1 के का हमारा जो एक टारगेट है, तो वो आप ज़रूर इसे पूरा करवाइए। आगे चलते हैं। भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के क्रम में उसने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो किसको छोड़ा है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जापान, जो अभी हम लोग पीछे पड़े हैं। फर्स्ट पे कौन है अभी? आपका यूएसए है। यूएस है। और सेकंड पे कौन है आपका? चीन है, चाइना है। आपका थर्ड पे कौन है? तो आपका जर्मनी है। ठीक है? जर्मनी है। तो ये आप याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मुद्दा पे, हम लोग चलते हैं। आज का अगले मुद्दे पे चलते हैं। देखिए, आपको मैं बोल रहा था गिग वर्कर के बारे में। तो देखिए क्या करा है कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स टू गो ऑन स्ट्राइक टुडे टू प्रोटेस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके? ये क्या है कि भारत के जो गिग और प्लेटफॉर्म सर्विस जो वर्कर है ना, वो क्या किए हैं, और संबंधित श्रमिकों ने 31 दिसंबर 2025 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल का मकसद है कि गिग वर्कर को हो रहे सोशल और अन्यायपूर्ण श्रम परिस्थितियों और कानूनी जो सुरक्षा की कमी के खिलाफ क्या है, सरकार तथा प्लेटफॉर्म कंपनियों पर दबाव बनाना इनका उद्देश्य है। क्या है, पहले पहले तो ये समझेंगे कि गिग वर्कर्स जो होते हैं, किसे कहा जाता है? तो वैसे कामगार होते हैं जो अस्थाई नौकरी के बजाय क्या है, अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए, और कार्य आधारित मतलब प्रोजेक्ट या टास्क, मतलब एक टास्क दिया जाएगा कि ये करना है आपको, उस आधारित काम करते हैं। अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो ऐसे कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गिग वर्कर कहलाते हैं। गिग वर्कर का एक सरल आपको बताएं कि जो मतलब असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं ना, वो गिग वर्कर कहलाते हैं। जैसे आपका डिलीवरी बॉय हो गया, आपका जो ज़ोमैटो, स्विगी जो ब्लिंकिट में काम करते हैं, जैसे कैब ड्राइवर हो गया, उबर, ओला वाला हो गया, ई-कॉमर्स डिलीवरी हो गया, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या है आपका उम, जो है क्या गिग वर्कर कहलाते हैं। यहाँ पे फ्रीलांसर जो कंटेंट राइटर हो गया, डिज़ाइनर हो गया, डेवलपर हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? आपका गिग वर्कर ही कहलाता है। इनका कोई एक मतलब डिफाइन या आपका कोई इनका जो भी होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनका जॉब होता है। अस्थाई इनका नौकरी नहीं होता है।
अब क्या है, इनकी प्रमुख माँगें क्या-क्या हैं, पहले ये देख लेते हैं। देखिए इनका माँग क्या है पहला, कि कानूनी मान्यता मिला जाए, लीगल रिकॉग्निशन इनको दिया जाए। गीग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर को दोनों को कर्मचारी कामगार के रूप में मान्यता दिया जाए, ये इनका माँग है। केवल पार्टनर या कॉन्ट्रैक्टर ना माना जाए। देखिए आपको मैं बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कार्य करते हैं। दूसरा क्या है कि न्यूनतम जो वेज है उसकी गारंटी भी दिया जाए। न्यूनतम आय, न्यूनतम वेतन तय किया जाना ज़रूरी है। प्रति किलोमीटर या प्रति ऑर्डर न्याय संगत भुगतान हमें मिला। जैसे क्या हुआ ना कि कोई डिलीवरी करने गया तो उसको प्रति किलोमीटर या प्रति ऑर्डर उसको पेमेंट की आवश्यकता है। और मासिक आय की भी गारंटी इनको मिलना चाहिए। मासिक आय पे इनका कोई नहीं है, आप जितना काम कीजिएगा उतना ही, जैसे टास्क बेस आधारित है कि आपको आज 100 टास्क एक टारगेट दिया गया है, 100 जगह ये आपको पहुँचाना है तो आपको इतना पेमेंट मिलेगा, नहीं तो उससे कम मिलेगा फिर। तो ऐसे टास्क बेसिस रहता है, यानी टारगेट बेसिस रहता है। तीसरा क्या है, सामाजिक सुरक्षा की भी इनको माँग की गया है, जैसे स्वास्थ्य बीमा हो, दुर्घटना बीमा हो, पेंशन और भविष्य निधि, जो पेंशन फंड है ना उसकी भी आवश्यकता है। जैसे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 को पूरी तरह लागू करने की भी ये माँग किया गया है कि हम लोग पे भी ये लागू हो जाना चाहिए, जो कंपनी है उन पे ये लागू हो, ताकि हम लोग को भी उसका बेनिफिट उठा सकें। अब हमारा क्या है, चौथा में क्या कह रहा है कि ये और क्या माँग कर रहा है, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ माँग रहा है। देखिए अत्यधिक दबाव वाली, जैसे 10 या 15 मिनट में आपको डिलीवरी होगा, जैसा मॉडल मतलब आया है ना कि 15 मिनट में पिज़्ज़ा पाइए, नहीं तो फिर टोटल आपका फ्री, आप फ्री में लीजिए। वो किसके ऊपर लगता है, तो डिलीवरी जो करने जाता है उसके ऊपर कटता है। ऐसा है, ये नियम बना के रखे हैं कंपनी वाले। सड़क और सुरक्षा और कार्यस्थल का भी सुरक्षा देना बहुत आवश्यकता है। 5वां में क्या है कि एल्गोरिथम की पारदर्शिता होना चाहिए। जैसे जैसे क्या है ना, रेटिंग सिस्टम चलाया जाता है। देखे होंगे कि जो भी कोई डिलीवरी करने आते होंगे वो बोलते होंगे, सर आप रेटिंग दे दीजिएगा, 5 स्टार, 4 स्टार जितना भी होगा, गुड, बैड जो भी आपका एक रेटिंग चलता है। तो ये सब भी इसमें पारदर्शिता होना चाहिए। इंसेंटिव आना चाहिए, पेनल्टी में ये सब में पारदर्शिता आना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के बिना कारण भी आईडी ब्लॉक कर दिया जाता है, डीएक्टिवेशन हो जाता है। जैसे कोई भी उबर, ओला वाला को हो जाता है कि आप बिना कारण उनको बताए हुए भी उनका जो है आपका आईडी ही ब्लॉक कर देगा। तो जिससे क्या होगा कि वो आप उबर, ओला पर नहीं खोल पाते हैं। तो इसलिए उनको ये सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा अगला क्या है, 6 नंबर क्या माँग है, शिकायत निवारण तंत्र बनाने का भी माँग है। स्वतंत्र और प्रभावी एक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म की आवश्यकता है। अपील का अधिकार भी इनको होना चाहिए। तो ये सब का ये माँग कर रहे हैं कौन? गिग वर्कर। और क्या कर रहे हैं, जो 7वां में क्या कह रहा है कि आपका कि कार्य के घंटे और अवकाश का भी प्रावधान किया जाए। अत्यधिक कार्य घंटों पर रोक लगाई जाए। मतलब इनको क्या कहा जाता है कि कोई अत्यधिक आप कार्य घंटा काम कीजिए तब आपको इतना पैसा मिलेगा। तो ये है कि हटाया जाए। साप्ताहिक अवकाश और आपातकालीन छुट्टी भी आवश्यकता है। इसमें कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं है, आप कहीं भी रहिए। जैसे कोई भी त्योहार या कुछ पे इन लोग को मतलब छुट्टी नहीं मिल पाता है। तो ये भी इनकी माँग है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? मतलब इसका समाधान हम लोग क्या मतलब देंगे? तो पहला तो है कि कानूनी एवं नीतिगत समाधान की आवश्यकता है, ठीक है? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो 2020 का है, उसको आप पूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के साथ आप लागू कीजिए। गीग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर को स्पष्ट कानूनी दर्जा की ज़रूरत है। केंद्र और राज्य स्तर पर गीग वर्कर वेलफेयर बोर्ड्स गठन करने की भी आवश्यकता है। दूसरा क्या है हमारा कि सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने की आवश्यकता है, जैसे स्वास्थ्य बीमा हो गया, दुर्घटना बीमा, ये सब अनिवार्य किया जाना चाहिए। पेंशन व मातृत्व लाभ जैसी योजनाएँ भी होनी चाहिए। प्लेटफ़ॉर्म कंपनियों का अंशदान जो कंट्रीब्यूशन है सुनिश्चित किया जाए कि कितना आप इसमें आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और क्या है आपका न्यूनतम आय और भुगतान सुधार भी होना चाहिए। जैसे न्यूनतम आय होना चाहिए, फ्लोर वेज तय किया जाना चाहिए कि आप किस तरीके से मतलब इनका दिया जाएगा। प्रति किलोमीटर, प्रति टास्क पर पारदर्शी भुगतान ढाँचा की भी आवश्यकता है। इंसेंटिव पेनल्टी को स्पष्ट नियम के तरीके से लागू करना चाहिए। ओके। फोर्थ में क्या है आपका कि एल्गोरिथम पारदर्शिता की ज़रूरी है। जैसे रेटिंग जो हो गया, आपको आईडी ब्लॉक जो हो जाता है, ऑर्डर आवंटन होता है में, तो ये सब का एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जैसे एल्गोरिथम अकाउंटेबिलिटी, बिना कारण का डिलीवरी पर रोक लगाने की आवश्यकता है। अपील का भी इनको
अधिकार मिलना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ भी जैसे इनके लिए होना चाहिए। अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी मॉडल पर पुनर्विचार करने की भी आवश्यकता है और इनको ठीक करना चाहिए। सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण भी इनको देना चाहिए। सुरक्षा उपकरण की भी ज़रूरत है इनको। हेलमेट हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, ये सब का भी इनके लिए बनाना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। ठीक है? शिकायत क्या करना है, 6 नंबर में है शिकायत निवारण तंत्र, जैसे स्वतंत्र और समयबद्ध इनका निवारण होना चाहिए जो भी शिकायतें हैं, प्लेटफ़ॉर्म प्लस सरकारी निगरानी के माध्यम से। कोलैबोरेशन करेगा, जैसे प्लेटफ़ॉर्म का भी लोग रहेगा और सरकारी लोगों को भी यहाँ पे शामिल करके इनका क्या शिकायत है और इसका क्या निवारण है जो करना चाहिए। 7वां क्या है हमारा, आपका कौशल विकास और वैकल्पिक अवसर, जैसे स्किल अपग्रेडेशन कार्यक्रम की आवश्यकता है। ठीक है? गिग से फॉर्मल सेक्टर की ओर इनको संक्रमण की आवश्यकता भी है, ताकि ये क्या है कि जो भी अच्छे काम करेंगे उनको एक फॉर्मल सेक्टर में भी जोड़ा जाना चाहिए। तो ये आपको ऐसे समाधान आपको लाने की आवश्यकता है और इस पर क्या गवर्नमेंट करता है, तो आगे भी आपके लिए जो भी अगर आएगा तो मैं आपके लिए वो लाऊँगा, ठीक है? तो ये इसमें आज का जो क्वेश्चन है हमारा, जो मेंस का है कि भारत में गीग एवं प्लेटफ़ॉर्म वर्कर की बढ़ती संख्या के संदर्भ में इनके समक्ष विद्यमान प्रमुख समस्याओं की चर्चा कीजिए। साथ ही इन समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक उपाय सुझाइए। तो ये 250 शब्द में आप आराम से लिख सकते हैं। हमारे वेब्स अकेडमी 24 जो आपका टेलीग्राम चैनल है, तो उसपे आप जुड़कर वहाँ पे सबमिट कीजिए और हमारा चैनल है वैरायटी एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी चैनल, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने बोलिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपनी मांगों को रख सकते हैं। और हमारा एमसीक्यू जो चल रहा है आपका पॉलिटी का, आपका 5 से 6 बजे के बीच में आपको शाम को अपलोड किया जाता है वीडियो, तो आप उसे भी लाइक और शेयर कीजिए। और एनसीईआरटी जो है आपका बैच जो अभी चल रहा है 9 बजे आपको वीडियो आपको डेली प्रीमियर करके ही आपको अपलोड किया जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।